इंडिया न्यूज़ हरियाणा। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत और ये है बड़ी बहस। नामांकन के बाद अब स्क्रूटनी का दौर भी खत्म हो चुका है, यानी चुनाव आयोग की ओर से नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल का जो काम था वो पूरा किया जा चुका है। अब बारी है 5 अक्टूबर की। 5 अक्टूबर के दिन जनता अपने मत का इस्तेमाल करके चुनावी मैदान के इस दंगल में उतरे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगी। इसके चलते उम्मीदवारों की जो धड़कनें हैं वो भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। बागियों ने राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ा रखी है और कई बड़े बड़े चेहरों की साख इस चुनाव पर आके टिकी है। आज हम बात करेंगे कि रूठों को जो मनाने का सिलसिला है उसमें क्या अपडेट है, प्रचार के ज़रिए कौन कहां पर वोट की अपील करते नजर आए। तो ये तमाम बातें आप देखेंगे बड़ी बहस की हमारी पहली बड़ी रिपोर्ट में। नामांकन के बाद अब स्क्रूटनी का दौर भी खत्म हो चुका है, यानी चुनाव आयोग की ओर से नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल का काम भी पूरा कर लिया गया है। अब बारी जनता की है। 5 अक्टूबर को प्रदेश की जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी, लेकिन मैदान में उतरे उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ गई हैं। बागी भी राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी हो या कांग्रेस, कई दावेदार टिकट कटने से नाराज हैं। बीजेपी ने 2 मंत्रियों का टिकट काटा। बावल से बनवारी लाल और बड़खल से सीमा त्रिखा को निराशा हाथ लगी। गन्नौर, पटौदी, हथीन और होडल सीटों से मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों पर भरोसा जताया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा को भी महेंद्रगढ़ से टिकट नहीं मिल पाई। पार्टी ने जो निर्णय कर दिया, अपन महेंद्रगढ़ की मिट्टी की खुशबू है। 55 साल पुराना स्वयंसेवक, पुराना प्रचारक, श्रीमान वाजपेयी जी के साथ काम किया और पार्टी ने जो निर्णय कर दिया वो हम सबको कबूल है, सर झुका करके स्वीकार करते हैं। और बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बात कांग्रेस की करें तो हाईकमान ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पूरा भरोसा जताया है। लोकसभा चुनाव की तर्ज पर इस बार विधानसभा की टिकट आवंटन में भी हुड्डा को फ्री हैंड दिया गया। 80% से अधिक सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री की पसंद से उम्मीदवार तय हुए हैं। हालांकि बगावत के डर से लिस्ट देर से और रात को जारी की गई। इनेलो बसपा के साथ चुनावी मैदान में है। हालांकि सिरसा की सीटों को लेकर इनेलो और हलोपा भी साथ आ गई। जेजेपी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, लेकिन रानिया और डबवाली सीट को लेकर निर्दलीय उम्मीदवार रणजीत चौटाला के साथ समर्थन कर लिया। यानी रानिया में जेजेपी रणजीत चौटाला को समर्थन कर रही है, तो डबवाली में रणजीत चौटाला जेजेपी को समर्थन कर रहे हैं। ये जो रणजीत सिंह की कॉपी खड़ी है मेरे साथ है, हम उनके साथ हैं, कोई कहने की बात हो रही है। तो रानिया में भी आपको सपोर्ट रहेगा? निश्चित तौर पे खुल के सपोर्ट करेंगे। मेरा और जेजेपी का आपस में समझौता हुआ है। मैंने डबवाली में समर्थन दिया। उनका पिछले चुनाव में यहाँ 8000 वोट आए थे। किसी गांव में ये कह रहे हैं कि उनके 100-150 वोट थे, तो 70 गांव है, 10,000 वोट वो बढ़ेंगे। मैं उन्हें डबवाली में दे रहा हूँ। इतने मेरे वोट कम है, ज़्यादा है, मेरे 1000 ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। हम पे सब पे हर हल्के में 10-10 हज़ार, 12,000 वोट हैं। तो डबवाली में मैं उनकी जेजेपी का समर्थन करूंगा। आम आदमी पार्टी अकेले विधानसभा के रण में है, लेकिन केजरीवाल की बेल के बाद कार्यकर्ता उत्साहित हो गए। देखने वाली बात ये होगी कि किसके समीकरण बिगड़ते हैं और किसके समीकरण से किसकी सरकार बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो आज की इस बड़ी बहस में हम आपको पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से रूबरू करवाएंगे, हम आपको प्रवक्ताओं की बात भी सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं क्योंकि चुनाव का मौसम है या यूं कहिए सीज़न है। तो आइए रुक करते हैं सीधा न्यूज़ रूम का और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अतुल प्रताप सिंह इस वक्त न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल,
बड़ी बहस के दर्शकों को जो अभी तक का अपडेट है, आज क्या क्या रहा और आज किसने क्या कहाँ पे जलवा बिखेरा, इससे रूबरू करवाइए। देखिए मुकेश जी, अब चूंकि नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रचार का दौर शुरू हो गया है और आपने जैसा अभी अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि कैसे रानिया और डबवाली में जेजेपी और रणजीत चौटाला एक दूसरे को समर्थन कर रहे हैं, उसी तरीके से कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जजपा अपने गठबंधन के साथ, इनेलो अपने गठबंधन के साथ और आम आदमी पार्टी खासतौर पर आज बहुत उत्साहित है, क्योंकि जहां वो अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं, गठबंधन नहीं हो पाया, उस बीच में केजरीवाल को जमानत मिलती है और आम आदमी पार्टी और उसके प्रवक्ता, उनके नेता कार्यकर्ता ये दावा करने लगे हैं कि कोई लहर किसी और पार्टी की नहीं होगी। केजरीवाल जो कि हरियाणा के बेटे हैं वो आएंगे और लहर उनकी छा जाएगी। आम आदमी पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, या सरकार बनेगी तो आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का उत्साह है। ठीक वैसे ही बीजेपी अपने शक्ति प्रदर्शन भी कर रही है, प्रचार प्रसार का दौर भी शुरू हो गया है। कालका से लेकर तमाम जगहों पर हमने देखा कि जो भी कैंडिडेट है, उन कैंडिडेट्स के परिवार, उनके समर्थक, पार्टी के लोग, सभी लोग इस वक्त डोर टू डोर भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी छोटी टोलियां भी बना दी गई हैं। बड़े कार्यक्रमों की तैयारी भी है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय कर दिया गया है, उसके लिए लगातार आमंत्रण भी जगह जगह पर दिया जा रहा है। बीजेपी प्रधानमंत्री जो कि सबसे स्टार प्रचारक उनके हैं, प्रचारकों की लिस्ट में सबसे टॉप पे उनका नाम रहता है, तो उनके जरिए एक बार फिर से हरियाणा और हरियाणा के तमाम जिलों को, तमाम स्टेट जगहों को यह संकेत और संदेश दिया जाएगा कि हां, इस बार भी तीसरी बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि नेतृत्व हमारा मजबूत है देश के अंदर। कांग्रेस की बात करें तो हुड्डा साहब की जमकर चली है। पूरे लिस्ट को अगर हम अब देखें तो उसके बाद अब हुड्डा साहब पर यह जिम्मेदारी है कि वो बखूबी इनको सीटों में तब्दील कर पाए। और जैसा दावा भी कांग्रेस कर रही है कि हमारी इस बार लहर है, परिवर्तन जनता करेगी, लेकिन वो परिवर्तन कांग्रेस के पक्ष में होगा, ये उनका दावा है। तो कांग्रेस के भी तमाम जो नेता हैं इस वक्त कैंडिडेट के तौर पर जो मैदान में उतर चुके हैं अपने समर्थकों के साथ, वो भी जगह जगह पर लोगों के बीच में जाकर जनसंवाद भी कर रहे हैं और अपने लिए वोट की अपील भी कर रहे हैं। ठीक वैसे ही बाकी दल जो हैं गठबंधन में, वो भी अपनी तैयारी के साथ हैं और कुछ कनेक्शन जोड़ने की कोशिश है। कोई दावा कर रहा है कि जेजेपी का, जैसे देख लें तो जेजेपी और उनके नेता ये मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि बीजेपी के साथ जाना हमारी गलती थी, जिसका हमें नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी दुष्यंत चौटाला जो कि युवा चेहरे हैं और उन्होंने सरकार में रहकर उन विभागों को संभाला और उसके जरिए जो काम करवाया, हम उन कामों को गिनाएंगे। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई वो तो सरकार का काम था और सरकार दो पार्टियों की थी, तो कहते हैं नहीं, बीजेपी की और भी जगहों पर सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन क्या जो खाते में सीधा पैसा जाता है किसानों की व्यवस्था हो पाई है क्या? 5100 रुपए की बात वो कहते हैं कि हम करा नहीं पाए, लेकिन हमने कोशिश करके उसको 3000 के ऊपर ले गए। ये ऐसी कई चीजें हैं जो कि जेजेपी अपने लिए उपलब्धि के तौर पर मान रही है कि यह हमारी उपलब्धि है। तो इसके इर्द गिर्द ही चुनाव चल रहा है, इस वक्त शबाब पर है, चरम पर एक तरीके से बढ़ता चला जा रहा है कि और दावों में आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जब चुनावों की घोषणा नहीं हुई थी और चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपील की चुनाव आयोग से कि थोड़ा तारीखों को आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि त्यौहार हैं, छुट्टियां हैं, और उसके चलते ये तारीखें तकरीबन 4 दिन आगे भी बढ़ी, एक की जगह 5 तारीख हो गई। तो उस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में नज़र आ रही थी, लेकिन जब कांग्रेस की लिस्ट आई और तमाम जो सिटिंग विधायक हैं उनको टिकट दे दिया गया, और इसमें ये थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस ने जो टिकटों का आवंटन किया उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि नाराज़ कम से कम लोग हों। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो 2019 में मंत्रीगण चुनाव हार गए थे, उनकी तमाम की लगभग टिकटें काट ली। अगर 1-2 नामों को छोड़ दें, कैप्टन अभिमन्यु को टिकट दिया गया है, विपुल गोयल को टिकट दिया गया है, इसके अलावा नरबीर यादव को टिकट दिया गया है, लेकिन बाकी मंत्रियों की लगभग टिकटें काट ली गई। तो ज़्यादा डिसिप्लिन उस वाली लिस्ट में देखने को मिलता है कि चुनाव की रणनीति को उन्होंने अपनाया है। तो क्या अब लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हैं, इनमें बराबर की टक्कर देखने को मिलेगी, और क्या जो विधानसभा है इस बार पूरी मेजोरिटी में आ पाएगी, या पिछली बार की तरह किसी का सहारा लेना पड़ेगा जो भी पार्टी जीतती है?
देखिए, बहुत बुनियादी सवाल आपने किया जब आपने इसको जोड़ा कि बीजेपी की तरफ से उनके अध्यक्ष चिट्ठी लिखते हैं और क्या उस वक्त बीजेपी बैकफुट पर थी। हालांकि इनेलो ने भी समर्थन दे दिया था और फिर चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों में बदलाव किया गया और कांग्रेस और बाकी दल इनेलो को छोड़ के ये कह रहे थे कि बीजेपी डरी हुई है, वो चुनाव को टालना चाहती है। लेकिन बीजेपी ने जो तर्क दिया था उस तर्क के आधार पर बेहतर समझा चुनाव आयोग ने और फैसला लिया, तारीखों में बदलाव हुआ। अब जब लिस्ट पर हम आते हैं तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर यह आरोप लगता है राजनीतिक कि ये हर समय चुनावी मोड में रहती है और बीजेपी कहती है कि हां हम रहते हैं, क्योंकि हम एक ऐसी पार्टी हैं जहां पर सरकार चलाना है, सरकार भी चलाते हैं, लेकिन हमारा संगठन है, वो संगठन लगातार काम करता रहता है, सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाता है और लोगों की शिकायतों को सरकार तक ले आता है। तो बीजेपी उस मोड में हमेशा रहती है। अब जब लिस्ट है इसको हम जोड़कर देखेंगे, कांग्रेस जहां एक तरफ दावा कर रही थी कि हमारे पास इतने सारे आवेदन हैं कि हम समझ नहीं पा रहे कि क्या करें, लेकिन जब आवेदकों को टिकट दिया जाना था वहां पर आप देखिए कि फिर बीजेपी आगे रही, कुछ और पार्टियां भी उनसे आगे रही, लेकिन कांग्रेस टुकड़ों में अपनी लिस्ट जारी करती रही और फिर उदय भान ने कहा, कई और नेताओं ने कहा कि यह हमारी रणनीति का हिस्सा था। बीजेपी ने और बाकी दलों ने उलटकर पूछ लिया कि अगर आपको आवेदन ही लेना था, वो भी पैसा लेकर आवेदन लेना था और अपने ही विधायकों को फिर से आपको टिकट देना था, तो इसमें आवेदन की जरूरत क्या थी? ये सब कुछ किया धरा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। उन्होंने कई लोगों से जो है ये वादा कर दिया था और इसकी वजह से तमाम लोगों ने आवेदन कर दिया। लेकिन हुड्डा साहब एक मंझे हुए नेता हैं, परिपक्व नेता हैं। कांग्रेस को इस बात का एहसास था कि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चयनित उम्मीदवारों की वजह से या उनके साथ आगे बढ़ने की वजह से ये परिणाम बदल पाया है। तो अब यहां पर विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस एक तरफ दावा कर रही है कि उसकी सरकार और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, वहीं बीजेपी कह रही है कि आप देखते चले जाइए, अभी तो आपके पास जो टिकट लेने वाले थे उनकी भीड़ थी, अब भागने वालों की भीड़ होगी। कांग्रेस कहती है कि नहीं, इसमें रणनीति है। ये रणनीति वो है कि हमने इतने ऐन मौके पर टिकट दिया है, क्लियर किया है, ताकि कहीं से किसी और को ऑप्शन अब ना मिल पाए, क्योंकि बाकी पार्टियों में कमोबेश लोग जा चुके हैं, बीजेपी में खासतौर से उनके टिकट आ चुके हैं। तो ये चीज़ जो है वो खत्म भी हो गई है, क्योंकि अब तो नामांकन पत्र वगैरह भरे जा चुके हैं, स्क्रूटनी हो चुकी है, तो भाग के दूसरी पार्टी में टिकट मिल जाए तो ये अब आशंका किसी भी पार्टी को नहीं सताएगी। लेकिन बागी हैं, फील्ड में अपना रोल दिखा सकते हैं। भाजपा और कांग्रेस के बाद अब जजपा और इनेलो की बात करते हैं। पिछली बार जजपा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रही, 10 सीटें उनकी आई थी, लेकिन क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ वोट मांगकर इस गद्दी पर बैठे थे, तो इस बार जाहिर है कि उनको थोड़ा नुकसान इसका उठाना पड़ेगा। वहीं पर चौधरी देवीलाल के परिवार की ही पार्टी इनेलो इस बार क्या आपको लगता है पिछली बार की तुलना में नफ़े में रहेगी? पिछली बार मात्र 1 सीट थी अभय चौटाला जी के। बिल्कुल सही कहा, और इनेलो के पास होने के लिए बहुत कुछ नहीं है, और इस बार जो उन्होंने गठबंधन बनाया है उसी गठबंधन के आधार पर अभय चौटाला जी बार बार ये कहते भी हैं कि ये कमेरे और किसानों का गठबंधन है। हमने पहले भी गठबंधन बसपा के साथ किया था और उसका हमें फायदा मिला था, लेकिन इस बार जो परिस्थितियां हैं उसमें इनेलो भले एक अपने विधायक के साथ लड़ाई लड़ रही थी, मुख्य विपक्षी दल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जिन मुद्दों पर इस वक्त चर्चा हो रही है, जिस पर चुनाव होना है, उसमें किसान सबसे बड़ा मुद्दा था। तो किसानों के लिए अगर किसी ने त्याग दिया तो वो इनेलो के नेता ने दिया, ना कि कांग्रेस ने दिया, ना कि किसी और ने दिया, और जजपा तो सरकार में बैठी थी। तो जजपा अब कैसे जाएगी उस ग्रामीण अंचल में, उस किसान के बीच में, उस कमेरे वर्ग के बीच में? जजपा ने भी यही ठीक कॉम्बिनेशन बनाया है आजाद पार्टी से। आजाद पार्टी के जो नेता हैं वो पहले उत्तर प्रदेश में विकल्प तलाशते थे कि मायावती उनके साथ जो है उनको पार्टी में शामिल करा ले या फिर मायावती उनको आशीर्वाद दे दे, लेकिन मायावती ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अंत में कुछ परिस्थितियां बदली और वो जब चुनाव जीते तो अब उनके अंदर भी उत्साह होना लाजमी है। उन्होंने ये गठजोड़ नया तैयार किया, ये कहकर कि 2 युवाओं की जोड़ी है। 2 युवाओं की जोड़ी हमने देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार देखी है, खासतौर से अखिलेश और राहुल की जोड़ी भी हमने देखी है। तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन कितना चल पाएगा, क्योंकि जजपा जो खुद मान रही है कि बीजेपी के साथ जाने से उसको नुकसान पहुंचा है, वो कैसे मना पाएगी लोगों को कि हां अब हम सरकार में नहीं है, हम राजनीतिक पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पर हमारा वादा है आपसे कि हम इस बार बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अगर उनकी उतनी सीटें आ जाती हैं और बीजेपी और जजपा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं तो ये विश्वास दिलाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। इनेलो के पास बखूबी बहुत कुछ है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो कि
मायावती जिस पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, जो उनकी पार्टी है, जो वो मैसेज देती हैं दलित वर्ग को या फिर पिछड़े वर्ग को, तो इन बातों का जिक्र वहां पर होगा। तो मुझे लगता है कि शायद बहुत खोने को कुछ नहीं है, इनेलो के पास पाने को बहुत कुछ है। मुकेश जी, आज हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो टोलियां बनाकर घर घर जा रहे हैं और मोदी जी हरियाणा में आ रहे हैं उनके चुनाव प्रचार के लिए। तो ये जो डोर टू डोर कैंपेनिंग वाला जो सीन होता है, अक्सर ये लास्ट में देखने को मिलता है जब प्रचार प्रसार बंद हो जाता है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही एक एक व्यक्ति के पास जाकर वोट बैंक को पक्का करने की कोशिश की है। तो इससे आपको लगता है कुछ लाभ मिलेगा? यही मैं कह रहा था कि बीजेपी बहुत रणनीति के साथ आगे बढ़ती है और उनका संगठन है, उनके पन्ना प्रमुख से लेकर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ बड़ी रैलियां नहीं करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ वो छोटे छोटी टोलियां बनाकर गांव-गांव के बीच में घर घर तक जाएंगे। इसका मैं उदाहरण देता हूं, मध्य प्रदेश का जब चुनाव था, उसके चुनाव से 3 महीने पहले ये माना जा रहा था कि कांग्रेस आने वाली है और कांग्रेस की लहर है। 3 महीने पहले वो पीक पर चले गए, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने घोषणाएं की थी, शिवराज सिंह ने मोर्चा संभाला। शिवराज सिंह भले मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए, लेकिन बाद में अब देखिए वो केंद्र में है। तो शिवराज सिंह ने मोर्चा संभाला और जो वादे किए थे कांग्रेस ने, बकायदा उसमें उन वादों के साथ संग भी लगा और बकायदा लोगों से, खासतौर से महिलाओं से, घर की जो औरतें थी, लड़कियां थी, बेटियां थी, उन लोगों को उससे कनेक्ट किया गया, जोड़ा गया और एडवांस में, चूंकि सरकार में थे, एडवांस में पैसा भी इस योजना का लाभ उनको मिल गया। एक बड़ा फैक्टर था और जब परिणाम आया तो महिलाओं का वो जो वोट प्रतिशत स्विंग हुआ वो अपने आप में कारगर रहा सरकार फिर से लाने में, जबकि ये कहा जा रहा था कि नहीं कांग्रेस आएगी। हरियाणा में भी जहां कांग्रेस ये कह रही है कि 10 साल की सरकार में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ लिस्ट लाने में आगे बीजेपी नहीं रही है, बल्कि घर घर जाने में बीजेपी आगे बढ़ रही है। और आज हमने देखा कि कई जगहों पर छोटी छोटी टोलियां बनाकर लोगों के पास पहुंचकर, उनके घरों तक पहुंचकर, दुकानों तक पहुंचकर, बाजार में पहुंचकर प्रचार चल रहा है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री जो कि बड़ा चेहरा है और बड़ी रैली होगी, उसके लिए आमंत्रित भी करने का मौका है और डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों के साथ संवाद करने का भी मौका है। ये रणनीति है। अब इसमें दूसरी पार्टियां कितनी कारगर साबित होंगी या कितनी मजबूती से वो भी आगे बढ़ेंगी कि नहीं बीजेपी ऐसा कर रही है तो हम भी करें, हमें करना चाहिए, ये उनका विषय है, लेकिन बीजेपी तो ये कर रही है। आज हमने देखा, हम हिमाचल के बॉर्डर के जो बिल्कुल साथ लगती सीट है, अब हालांकि पहली सीट मान के चलता हूँ मैं, जब जैसे ही पंचकुला के बाद आप एंटर करते हैं तो कालका आता है। तो कालका में आज हम देख रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं शक्ति जी, उनके लोग हमें बता रहे थे कि 14 टोलियां हमने बनाई है। अक्सर होता क्या है कि जब कोई प्रत्याशी निकलता है तो वो चाहते हैं कि भीड़ भाड़ के साथ जो लंबा काफिला चले, लोगों में एक रुतबा अलग से दिखाई दे। लेकिन आज हमने देखा कि वो जो 14 टोलियां हैं वो कभी चाय की दुकान पर जाकर, कभी किसी राशन की दुकान पर या सड़क चलते राहगीरों को मोदी जी की रैली में आने का आमंत्रण दे रहे थे। तो इस रणनीति के बारे में भी मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक तरीके से प्रथम सीट वो उसको माना जाता है और कालका में जो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारा शक्ति रानी शर्मा जी को, और शक्ति रानी शर्मा जो कि एक राजनीतिक परिवार से आती हैं, अंबाला की मेयर भी हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा की धर्मपत्नी है। उनके सुपुत्र राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा है। और आज हमने देखा कि एक तरफ छोटी छोटी टोलियां थी और एक खबर यह भी थी कि बहू और बेटे भी उनके चुनावी मैदान में उतर गए। जो छोटी छोटी टोलियां हैं उसी का मैं जिक्र कर रहा था कि वो जब किसी एक क्षेत्र में निकल रही हैं तो वहां पर घर भी है, अगर उनके पास आसपास बाजार है तो वहां पर भी जा रहे हैं और लोगों से एक एक करके संवाद कर रहे हैं। रेहड़ी लगाने वाले लोग हैं, हो सकता है कि वोटर ना हो, लेकिन उनसे भी वो बातचीत कर रहे थे, क्योंकि रेहड़ी लगाना हो सकता है कि वहां का वोटर ना हो, लेकिन अगर है तो उससे संवाद वो कर रहे हैं। दुकानों में लोग जा रहे हैं, दुकानों के बीच जाकर, दुकानों के अंदर जाकर लोगों से वार्ता कर रहे हैं, अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं कि शक्ति रानी शर्मा को आप जिताइए और उससे कालका का एक बड़ा बदलाव होगा। कालका की जो मांग है, कालका की जो भी इस वक्त की समस्याएं हैं जो पूरी नहीं हो पाई हैं, वो अपने आप में बड़ा विषय है। HMT का मुद्दा बहुत अहम है, जो कि
पंडित विनोद शर्मा ने भी पहले उठाया था और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा लगातार उठा रहे हैं और राज्यसभा में भी उठाया उन्होंने मुद्दा। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करके वो ज्ञापन सौंपकर इस मांग को पूरा कराने की बात भी कही। ये सारे मुद्दे और सारे जो वादे किए गए हैं, चाहे वो बीजेपी पार्टी की तरफ से है या फिर इंडिविजुअल किसी कैंडिडेट की तरफ से या एक राजनीतिक परिवार की तरफ से, तो वहां पर उन तमाम चीजों को लोगों को समझाया भी जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि क्यों जरूरी है। ठीक वैसे ही और भी जगहों पर हमने देखा, सिर्फ कालका नहीं बाकी अन्य जगहों पर भी जो कैंडिडेट हैं उनके यहां पर भी कुछ ऐसे ही, एक तरफ पार्टी का संगठन काम कर रहा है, दूसरा उनके जो अपने समर्थक हैं वो भी छोटी छोटी टोलियों में कि रैलियां तो होती रहेंगी, जनसभाएं तो होती रहेंगी, प्रचार प्रसार चलता रहेगा, लेकिन अब गाड़ी से उतरकर, क्योंकि कई बार होता है कि हमने देखा कि गाड़ी में खड़े होकर आपने हाथ हिलाया और फिर आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर लोगे, हो सकता है कई बार प्राप्त हुआ भी है, लेकिन यहां पर रणनीति बदली है क्योंकि बीजेपी के लिए यह साफ तौर पर जाहिर है कि चुनौती तो है, क्योंकि 10 साल आप सरकार में थे, आपने एक बड़ा बदलाव किया चेहरे के तौर पर, अब वहां पर जिम्मेदारी भी है। आप अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे थे रामविलास शर्मा जी का कि उन्होंने कहा कि 55 साल का जो रिश्ता है वो बना रहेगा। जी जी रोक रहा हूं और जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज़ हरियाणा के साथ, वो रिपोर्ट एक बार हम फिर से दिखा रहे हैं और फिर इस चर्चा को और बड़ी बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए ये बड़ी बहस की बड़ी रिपोर्ट। नामांकन के बाद अब स्क्रूटनी का दौर भी खत्म हो चुका है, यानी चुनाव आयोग की ओर से नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल का काम भी पूरा कर लिया गया है। अब बारी जनता की है। 5 अक्टूबर को प्रदेश की जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी, लेकिन मैदान में उतरे उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ गई हैं। बागी भी राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी हो या कांग्रेस, कई दावेदार टिकट कटने से नाराज हैं। बीजेपी ने 2 मंत्रियों का टिकट काटा, बावल से बनवारी लाल और बड़खल से सीमा त्रिखा को निराशा हाथ लगी। गन्नौर, पटौदी, हथीन और होडल सीटों से मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों पर भरोसा जताया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा को भी महेंद्रगढ़ से टिकट नहीं मिल पाई। पार्टी ने जो निर्णय कर दिया, अब महेंद्रगढ़ की मिट्टी की खुशबू है। 55 साल पुराना स्वयंसेवक, पुराना प्रचारक, श्रीमान वाजपेयी जी के साथ काम किया। तो